हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डेटाबेस के बारे में। जी हम बात करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके सिस्टम डिजाइन का, जहां उसकी एक बेसिक आइडिया आप तक मैं पहुंचाने वाला हूं। एसक्यूएल नो एसक्यूएल के बीच में एक मुकाबला खेला जाएगा, जिसके थ्रू आप इन दोनों टाइप के जो मेजर डेटाबेसेस अभी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर पाओगे। लेकिन लेट्स फर्स्ट अज्यूम अंडरस्टैंड कि अगर मान लीजिए कहीं किसी जगह पे अगर डेटाबेस का जिक्र ही नहीं किया गया है, मेंशन ही नहीं है सिस्टम डिजाइन में, तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं एक रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल के साथ। मान लीजिए मैं यहां पे आपके सामने खड़ा हूं, ओके। अब मेरी बॉडी वगैरह सब बढ़िया से डेवलप हो चुका है, मेरे पास ब्रेन भी है, लेकिन ब्रेन के अंदर कोई डेटा ही नहीं है। ब्रेन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कोई नॉलेज नहीं है, कोई भैया इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई यहां एक्सपीरियंस नहीं है, प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, कोई इंटरेक्शन डेटा नहीं है। एकदम खाली पार्टी है, कोरी पार्टी है, प्लेन स्लेट है, वो एकदम खाली, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अब सोचो मैं लोगों से कैसे इंटरेक्ट करूंगा, कैसे इंटरेक्ट करूंगा इस समाज के साथ, कैसे मुंह दिखाऊंगा इस समाज को मैं, हैं इस एनवायरनमेंट में कैसे ऑपरेट करूंगा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। ऐसी आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भैया कोई डेटाबेस ही नहीं है, तो भैया आप क्या प्रोसेस करोगे, क्या फेच करोगे, क्या स्टोर करोगे, और ये सब चीजें कहां करोगे, ये सोच के ही डर लगता है कि नहीं लगता है कि नहीं। तो ये डर भगाने के लिए भैया देखो नॉलेज की जरूरत है, तो वही नॉलेज अभी हम लोग इस मुकाबले को खेलने के बाद जो है एनहांस करने की कोशिश करेंगे। एसक्यूएल और नो एसक्यूएल क्या है जी ये मामला, चलिए शुरुआत करते हैं। एसक्यूएल दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखिए ये दोनों ही डेटाबेसेस जो है बड़े पॉपुलरली यूज किए जाते हैं हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर। दोनों के यूज केसेस अलग अलग है एज पर देयर बिहेवियर। अभी इन्हीं के बिहेवियर को हम समझने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जैसे कि नाम में स्ट्रक्चर्ड लिखा हुआ है, यहां पे हम स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ ही सिर्फ डील करते हैं, यहां पे फिक्स्ड स्कीमा के साथ ही हम डील करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टेबल देख पा रहे हो, ये टेबल, इसके अंदर भैया ये रोज, ये कॉलम्स, बस इतना ही है जी। इसको रिलेशन बोलते हैं, टेबल बोलते हैं जी। इसी में आपका डेटा उपस्थित होगा, बात खत्म। यही स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, स्कीमा फिक्स्ड है, इसी को फॉलो करना है। मान लीजिए यहां पे 3 स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3। ठीक है, ये आपका स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। इनकी इंफॉर्मेशन क्या लोगे आप, क्या लोगे इनकी इंफॉर्मेशन। लेट्स से मैंने स्टूडेंट का रोल नंबर ले लिया, स्टूडेंट का नाम ले लिया और स्टूडेंट का फोन नंबर ले लिया। तो नाम, रोल नंबर और फोन नंबर, यही 3 चीजें जितने भी स्टूडेंट्स की चाहिए, जितने भी स्टूडेंट की चाहिए, यही 3 चीजें होंगी। ऐसा नहीं होगा कि भैया ये स्टूडेंट 3 का मैंने बहुत ज्यादा 6-7 डिटेल ले लिया, फिर स्टूडेंट 2 का मैंने 2 ही डिटेल लिया, स्टूडेंट 1 का मैंने 1 ही डिटेल लिया, स्टूडेंट 7 का मैंने 10-15 डिटेल ले लिए। अब बात समझ रहे हो ना, ना ना ऐसा ना चलेगा, ऐसा ना चलेगा। यहां 3 बोल दिया तो सबके लिए भैया काम 3 का ही चलेगा। ये बात अपने को समझनी है, ये फिक्स्ड स्कीमा अपने को समझना है। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। नो एसक्यूएल, ये नॉट स्ट्रक्चर्ड डेटा में बिलीव करता है, ये नॉट ओनली एसक्यूएल, यानी कि यहां पे भैया मामला फ्लेक्सिबल है, कुछ फिक्स्ड नहीं है, मामला डायनेमिक है। डायनेमिक स्कीमा आपके सामने कुछ इस तरीके से भैया पेश रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपके पास जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स है वो मौजूद रहेंगे। और एक आपका रिस्पेक्टिवली स्टूडेंट की, मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसकी मुझे भैया 3 डिटेल स्टोर करनी है, कर लेगा, एक अलग सा उसका डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहां पे एक स्टूडेंट है जिसकी मुझे 5 डिटेल स्टोर करनी है, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय नो एसक्यूएल। लेकिन यहां ऐसा ना चालवो, ये बात अपने को समझनी है। जैसे कि यहां पे हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की वाया जॉइंट्स। यस, एक मेरा ये टेबल है, मान लीजिए ये टेबल है मेरा एम्प्लॉय टेबल, दूसरा एक टेबल है सैलरी टेबल। अब एक टेबल सैलरी में इनकम की डिटेल्स है, एक टेबल एम्प्लॉय में जनरल एम्प्लॉय की डिटेल्स है। तो आप इस तरीके से दोनों को सेपरेट रख सकते हो, और जब जरूरत पड़े तो दोनों को ज्वाइन भी कर सकते हो, उनके बीच में रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश कर सकते हो। लेकिन यहां पे कोई ज्वाइंस की जरूरत ही नहीं है। यहां पे कोई ज्वाइंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका डेटा ही डीनॉर्मलाइज्ड है। यानी कि आप रिस्पेक्टिवली अपने एक स्टूडेंट का जो भी ऑब्जेक्ट या डॉक्यूमेंट बोल रहे हो, उसके अंदर ही वो सारी इंफॉर्मेशन आप समाहित कर सकते हो, मौजूद कर सकते हो, एम्बेड कर सकते हो, जो कि ज्वाइंस के बाद आपको मिलेगी। जो ज्वाइंस के बाद आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, अगर वो एक ही रिस्पेक्टिवली गिवन स्टूडेंट एक मेंबर के लिए अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद हो सकता है, तो फिर ज्वाइन लगाने की क्या जरूरत है। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट, इसीलिए हम लोग यहां पे ज्वाइंस का इस्तेमाल ही नहीं करते। उसके बाद बात करते हैं भैया स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
जब भी आपको एक्यूरेसी, आपको कंसिस्टेंसी और ये जो आपके एसिड प्रॉपर्टी है डेटाबेस की, अभी अपना एसिड वाला मामला क्या है जी, देखो ये चार अपनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ये चीजें फॉलो करते हुए आपको अपना एसक्यूएल का डेटा देखने को मिल जाएगा और यहां पे आपका स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी वो दिखाएगा। जब भी आपको कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट हो एसक्यूएल को याद करना, और इसीलिए इसी एक्यूरेसी, इसी कंसिस्टेंसी और इसी एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करने की वजह से यहां पे आपका ये मामला जो एसक्यूएल डेटा है वो ज्यादातर मनी रिलेटेड जो चीजें रहती हैं, जो ट्रांजैक्शनल आपका डेटा रहता है, जो बैंकिंग, ई कॉमर्स, ऑर्डर रिलेटेड जो डेटा रहता है, वहां पे आपका एसक्यूएल ज्यादातर इस्तेमाल में देखने को आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल चीज है। कंसिस्टेंटली आपका जो भी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है, जो अमाउंट है, वो कंसिस्टेंटली सब जगह पे एट द सेम टाइम सेम दिखना चाहिए। उसमें हमें यार ये नहीं चाहिए, वी डोंट वांट एनी इनकंसिस्टेंसी इन दैट, आई डोंट वांट एनी मे बी इन दैट। मुझे मे बी वाला मामला नहीं चाहिए, मे बी यहां पे हुआ होगा अपडेट, यहां पे नहीं होगा, नहीं, सब जगह पे कंसिस्टेंटली एक ही टाइम पे मेरे को मेरा बैलेंस दिखना चाहिए। एटीएम में भी, मेरे फोन में भी, मेरे बैंक में अगर जाऊंगा वहां पे भी, तो सब जगह पे भैया ये सब चीज मुझे दिखनी चाहिए। दैट्स व्हाट द कंसिस्टेंसी मैटर्स वाला फंडा है। लेकिन यहां मैटर थोड़ा डिफरेंट है। यहां कंसिस्टेंसी इवेंचुअली आपको मिलती, इवेंचुअली आ जाएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला, ठीक है, अब जैसे आपने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला, जो नियर अबाउट आपके सर्वर के जो रिस्पेक्टिवली डिवाइसेस होंगे या फिर जो लोग होंगे, लेट्स से उन तक वो जल्दी पहुंच गया, ओके, वो पोस्ट। लेकिन जो थोड़े दूर हैं, जो थोड़े दूर के हैं, वहां पे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पहुंचेगा। ऐसा नहीं नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा रे बाबा, टेंशन ना ले, लेकिन वो इवेंचुअली पहुंचेगा, इवेंचुअली। तो इस वाले कंसिस्टेंसी में, यहां पे स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी में और इवेंचुअल कंसिस्टेंसी में यही अंतर है, यही फर्क है। यहां पे कोई इतना इमरजेंसी वाली बात नहीं है। इवेंचुअली कंसिस्टेंसी आप प्राप्त करते हो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी शुड बी हाई। अगर आपका ऐप यहां पे चल नहीं रहा है, एरर दे रहा है, मान लीजिए यहां पे कुछ तो गड़बड़ आ गया, सर्वर डाउन हो गया, तो ये चीज नहीं चलेगी भैया। दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक चीज, क्योंकि यहां पे आपकी अवेलेबिलिटी इसीलिए ज्यादातर डिमांड में होती है क्योंकि बहुत सारे यूजर्स यहां पे जुड़े हुए होते हैं। एट द सेम टाइम जब आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो ना, तो पैरेलली भैया मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूजर्स आर यूजिंग दैट रिस्पेक्टिवली एप्लीकेशन। तो यहां पे सभी को वो समान रूप से अवेलेबल होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है फॉर द नो एसक्यूएल। इसीलिए आप देखोगे इट इज बेस्ट फॉर रियल टाइम एप्स, बिग डेटा एंड सोशल फीड्स। ये उसके यूज केसेस है। यहां पे भैया जब बहुत तादाद में, बहुत बड़ी स्केल में भैया ज्यादा यूजर्स इंटरेक्ट करते हैं, उस वक्त नो एसक्यूएल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। लेकिन जहां पे मनी मैटर्स की बात होती है, जहां पे भैया ई कॉमर्स की, बैंकिंग की और ट्रांजेक्शंस की बात होती है, वहां पे कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, एसिड प्रॉपर्टीज मायने रखती है। वहां एसक्यूएल इज द आइडियल चॉइस दैट यू हैव टू रिमेंबर। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्केलिंग की। इन दोनों का स्केलिंग टाइप बहुत डिफरेंट है। जैसे कि यहां पे एसक्यूएल में स्केलिंग वर्टिकली होता है। स्केलिंग वर्टिकली होना मतलब क्या? मान लीजिए आपके पास एक सर्वर है, ठीक है, आपके पास एक सर्वर है, इनिशियली फ्यू यूजर्स वर देयर यूजिंग योर एप्लीकेशन, ठीक है। अब एक सर्वर यहां पे है, लेकिन फिर यूजर्स बढ़ गए, तो उनकी रिक्वेस्ट बढ़ गई। रिक्वेस्ट को भैया संभालने के लिए रिस्पांस देना पड़ेगा, तो रिस्पांस देने के लिए आपकी सर्वर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, वो सर्वर एक वैसा ही रखते हैं, उसी में ऐड करते जाते हैं कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, रैम, रोम, जो भी है, सीपीयू, ये वो, उसी में ऐड करते जाते हैं, उसी एक को बड़ा करते हैं, उसी एक को बड़ा करते हैं, यानी कि उसे वर्टिकली टॉल करते हैं। तो ये आपका वर्टिकल स्केलिंग हो जाता है एज पर द डिमांड। लेकिन यहां पे भैया मामला डिफरेंट है। यहां वर्टिकली नहीं होता, यहां हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है। मतलब मान लीजिए पहले एक सर्वर था, एक पहले सर्वर मेरा मौजूद था, अब डिमांड बढ़ गई, लोग बढ़ गए, रिस्पांस देना पड़ेगा, कंप्यूटेशनल पावर भी लगेगा, हार्डवेयर अपने को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये पावर प्रोवाइड करने के लिए मैं पैरेलली और भी उसके साथ जोड़ देता हूं अपने अलग अलग सर्वर्स। एक ही को बड़ा नहीं कर रहा, और भी उसके साथ भैया मैं यहां पे सर्वर लगा देता हूं। इससे फर्क क्या पड़ता है पता है? बहुत इंपैक्ट क्या पड़ता है अपने इन सोशल फीड्स और रियल टाइम जो अपने एप्लीकेशंस होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपके मान लीजिए बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, वो इतनी सारी रिक्वेस्ट अगर एट द सेम टाइम कर रहे हैं, तो ये जो वर्कलोड है, बेसिकली ये पूरा जो रिक्वेस्ट का लोड है, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है इन द वेरियस रिस्पेक्टिवली सर्वर्स। इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ऐसा मामला यहां पे है क्या? तुमने एक ही को बड़ा कर दिया, यहां पे भैया
बहुत हजारों की तादाद में सर्वर्स आपके उपस्थित हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में आपके लिए काम यहां पे कर रहे हैं। ये बात अपने को हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में समझनी है और वर्टिकल स्केलिंग में समझनी है। डोंट वरी, इसके ऊपर और डिटेल में आगे चर्चा होने वाली है अपने इस रिस्पेक्टिव सिस्टम डिजाइन सीरीज में। और आखिरी पॉइंट जो कि अगर आप एग्जांपल देखना चाहो, MySQL, Postgres, SQL, Oracle वाला जो फंडा है, और यहां एग्जांपल MongoDB, कैसेंड्रा और अपना DynamoDB, ये वो एग्जांपल्स हैं अपने SQL, NoSQL के सारे पर्सपेक्टिव्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। डेटाबेस डेटा कितना इंपॉर्टेंट है ये भी अंडरस्टैंडिंग में बैठ गया होगा। तो इस वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।